इष्ट देव श्री हनुमान जी महाराज को प्रणाम करके आरंभ करता हूँ आज का कार्यक्रम। श्री हनुमान जी महाराज के सिद्धपीठ स्थान सालासर धाम राजस्थान से मैं डॉक्टर अमित कुमार दाधीच आपका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। वर्षफल या वर्ष कुंडली पर हमारी वीडियो सीरीज़ चल रही है और इसी वीडियो सीरीज़ का यह 5th पार्ट लेकर आज आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हूँ। यदि आप इस सीरीज़ के सभी पार्ट्स देखना चाहें तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में उन प्लेलिस्ट का लिंक दे रहा हूं, जिसे टच करके आप वह सभी वीडियोस देख सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर और वर्षफल नाम के प्लेलिस्ट से वे सभी वीडियोस देखे जा सकते हैं। पिछले 5 वीडियोस में हमने वर्षफल के बारे में काफ़ी जनरल बातें की, जिनमें मुंथा के बारे में बात की, वर्षेश के बारे में बात की, वर्ष लग्न के बारे में बात की। आज के इस वीडियो में हम वर्षफल के बहुत ही महत्वपूर्ण योग इत्साल योग के बारे में बात करेंगे। लग्नेश या वर्षेश के साथ जिस भी भाव स्वामी का इत्साल योग वर्ष कुंडली में बने, उस भाव से संबंधित फल उस वर्ष में अवश्य ही मिला करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपने वर्ष कुंडली बनाई और वर्ष कुंडली का जो लग्नेश है उसका संबंध यदि पंचम भाव के स्वामी के साथ बनता है, इत्साल योग बनता है, तो पंचम भाव से संबंधित फल उस वर्ष में अवश्य मिलेंगे। यदि व्यक्ति इस स्थिति में है कि उसके संतान हो सकती है और वह उसके लिए प्रयासरत है और वर्ष कुंडली में यदि लग्नेश और पंचमेश का इत्साल योग बन रहा है तो उस वर्ष में संतान अवश्य ही हो जाती है। लेकिन इसमें एक बात हमेशा याद रखें कि उनकी जन्म कुंडली में, वर्ष कुंडली में नहीं, जन्म कुंडली में संतान होने के योग अवश्य होने चाहिए, क्योंकि तभी वर्ष कुंडली के योग फलीभूत हो पाते हैं। इसी तरह बाकी सभी भावों के विषय में समझ सकते हैं कि यदि सप्तम भाव से लग्नेश या वर्षेश का इत्साल योग बने तो विवाह होने की संभावना, या सप्तम भाव से जिन बातों का विचार किया जाता है कि जैसे साझेदारी आदि, तो उन सब के फल उस वर्ष में मिलने के योग रहते हैं। वर्ष कुंडली में कुल मिलाकर 16 महत्वपूर्ण योग बताए गए हैं और इन 16 महत्वपूर्ण योगों में यह इत्साल योग सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिकांश योग इस इत्साल योग का ही अलग अलग तरह से रूपांतरण किया हुआ है। तो यदि आप यह इत्साल योग ढंग से समझ लेंगे तो बाकी योग भी आप आराम से समझ पाएंगे। किस वर्ष में क्या घटना घटेगी, यह जानने के लिए वर्ष कुंडली एक बहुत ही अच्छा साधन है। अभी कुछ समय पहले हमने एक वीडियो सीरीज़ बनाई थी कि कब होगा विवाह, उस सीरीज़ का नाम था, और इस सीरीज़ में हमने एक वीडियो में वर्ष कुंडली के बारे में चर्चा की थी और उसमें हमने इत्साल योग को समझाया था। तो आज मैं इत्साल योग को समझाने के लिए उस वीडियो का वही पार्ट आप लोगों के सम्मुख उपस्थित कर रहा हूँ। तो आइए देखते हैं इत्साल योग क्या होता है। तो इस योग को समझने के लिए पहले ग्रहों की दृष्टियां समझें। जो ग्रहों की दृष्टियां आप जन्म कुंडली में देखते हैं, वैसी दृष्टियां यहाँ वर्ष कुंडली में नहीं देखी जाती है। वर्ष कुंडली में ग्रहों की दृष्टियां एकदम अलग हैं। जो जन्म कुंडली में आप देखते हैं कि शनि 3रे 10वें 7वें को देखता है, मंगल 4थे 8वें 7वें को देखता है, उस तरह की दृष्टियाँ वर्ष कुंडली में बिल्कुल नहीं है। वर्ष कुंडली में जो दृष्टि है उसे ध्यान से समझ लीजिए। सभी ग्रह जहाँ बैठे हैं वहाँ पर भी देखते हैं, और उसके अलावा अपने स्थान से 3रे 4थे 5वें 7वें 9वें 10वें और 11वें स्थान को देखते हैं। लेकिन इस दृष्टि में एक और महत्वपूर्ण बात जोड़ी गई है कि दोनों ग्रहों की डिग्रीज में लिमिटेड दूरी का ही अंतर होना चाहिए, तभी वह दृष्टि मान्य होगी। यदि उस दूरी से ज़्यादा दूरी पर ग्रह हैं तो फिर यह इन स्थानों में होकर भी परस्पर एक दूसरे को नहीं देखेंगे। अब वह दूरी कितनी है, तो देखिए ग्रहों के दीप्तांश बताए गए हैं। दीप्तांश का अर्थ है कि उस ग्रह का कितने डिग्री आगे और पीछे तक प्रभाव रहेगा, या ये मान लीजिए प्रकाश रहेगा। जैसे ऐसा कहा गया है कि सूर्य के दीप्तांश 15 डिग्री, चंद्रमा के 12 डिग्री, मंगल के 8 डिग्री, बुध के 7 डिग्री, बृहस्पति के 9 डिग्री, शुक्र के 7 डिग्री और शनि के 9 डिग्री दीप्तांश होते हैं। इसका मतलब क्या है कि जैसे सूर्य जिस राशि में जितने अंश पर बैठा है, उस अंश से 15 डिग्री आगे और 15 डिग्री पीछे सूर्य का प्रभाव रहेगा। इस बीच में यदि कोई ग्रह आएगा तो वह सूर्य के प्रभाव में होगा। इसी तरह
बुध के दीप्तांश 7 हैं, तो बुध जितने डिग्री पर है उससे 7 डिग्री आगे और 7 डिग्री पीछे बुध का प्रभाव रहेगा। अब जब ग्रहों की दृष्टि देखते हैं तो ये ग्रह परस्पर दीप्तांश में होने चाहिए। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे स्क्रीन पर जो जन्म कुंडली आ रही है उसमें आप देखिए सूर्य और शनि दोनों वृश्चिक राशि में हैं, लेकिन यहाँ सूर्य की डिग्री है 1 डिग्री और शनि की डिग्री है 28 डिग्री। तो सूर्य के दीप्तांश जो हैं 1 डिग्री से लेकर 16 डिग्री तक रहेंगे, क्योंकि 15 डिग्री दीप्तांश है तो वह 1 डिग्री का है, तो 1 में 15 जोड़ा तो 16 है, यानी सूर्य का प्रभाव जो है 16 डिग्री तक रहेगा। और शनि 28 डिग्री का है और शनि के दीप्तांश होते हैं 9, तो हम 28 में से 9 घटा देंगे तो हमें मिलेगा 19। तो 19 डिग्री से शनि के दीप्तांश का प्रभाव आरंभ होगा। अब देखिए सूर्य के दीप्तांश का प्रभाव जो है 16 डिग्री तक ही है और शनि के दीप्तांश का प्रभाव 19 डिग्री तक है। तो यह जो डिग्रियां हैं आपस में मिल नहीं रही, तो इन दोनों ग्रहों में दृष्टि नहीं है। लेकिन यदि मान लीजिए शनि की डिग्री 24 होती और सूर्य की डिग्री 1 ही होती, तो सूर्य के दीप्तांश के हिसाब से उसका प्रभाव 16 डिग्री तक होता और शनि के दीप्तांश के हिसाब से उसका प्रभाव 15 डिग्री पर आरंभ होता। तो यहाँ दोनों के दीप्तांश मिल रहे हैं, दोनों की परस्पर दृष्टि होगी। लेकिन बहुत सारे ज्योतिषियों का यह मत है कि दोनों के दीप्तांश को जोड़कर उसका आधा कर देना चाहिए। उतनी दूरी यदि दोनों ग्रहों में है तो उन दोनों की विशेष प्रभावशाली दृष्टि होगी और वही सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होती है, उसे ही दृष्टि मानना चाहिए। जैसे इस उदाहरण में सूर्य के दीप्तांश 15 हैं और शनि के दीप्तांश 9 हैं, तो दोनों को जोड़ा तो आया 24 और 24 के आधे किए तो आया 12 है। तो इसका मतलब है सूर्य और शनि के बीच में यदि 12 डिग्री या उससे कम डिग्री की दूरी होगी तो वह उन दोनों में दृष्टि कहलाएगी। यही मत अधिकांश ज्योतिषियों को मान्य है। अब यह बात थोड़ा और दूसरे उदाहरणों से ढंग से समझ लें कि जैसे स्क्रीन पर जो दूसरी कुंडली आ रही है, इसमें आप देखेंगे कि शुक्र जो है वह लग्न में 15 डिग्री का है और मंगल लाभ भाव में एकादश भाव में 20 डिग्री का है। तो दोनों के बीच में यहाँ दृष्टि है, क्योंकि वर्ष कुंडली में कोई ग्रह एक दूसरे से तीसरे 11 में बैठे हों तो वे एक दूसरे को देखते हैं। और यहाँ इन दोनों की डिग्री में फ़र्क जो है 5 डिग्री का ही है, क्योंकि शुक्र 15 डिग्री का है और मंगल 20 डिग्री का है, तो यह दीप्तांश में भी है। तो ये दोनों ग्रह एक दूसरे को देख रहे हैं। एक और उदाहरण ले लीजिए। यहाँ जो स्क्रीन पर कुंडली आ रही है इसमें आप देख सकते हैं कि लग्न में शुक्र है और नवम भाव में मंगल है। शुक्र की डिग्री 5 है और मंगल की डिग्री 10 है। ये दोनों ग्रह भी एक दूसरे को देख रहे हैं, क्योंकि डिग्री वाइज इन दोनों में फासला 5 डिग्री का ही है। यहाँ हम राशि काउंट नहीं करते हैं। अब देखिए एक दूसरे से 5वें 9वें भी दृष्टि होती है। इन दृष्टियों में भी यह कहा गया है कि कोई ग्रह एक दूसरे से तीसरे या 11 में बैठे हों या 5वें या 9वें बैठे हों तो वह मित्र दृष्टि होती है, वह शुभ दृष्टि होती है। इसके अलावा जो बाकी की दृष्टियां हैं, यानी दोनों ग्रह साथ बैठे हों या एक दूसरे से 7वें हों या एक दूसरे से चौथे 10वें हों, तो वह दृष्टि शत्रु दृष्टि होती है। जब दो ग्रहों में शत्रु दृष्टि होती है तो कार्य में बाधाएं भी आती है, और यदि दोनों पाप ग्रह क्रूर ग्रह हैं तो फिर यह बहुत ही खराब माना गया है। अब देखिए यह जो दृष्टि आपको समझाई, यह इसलिए समझाई कि आप इत्साल योग को समझ सकें। इत्साल योग में दो ग्रहों में इत्साल योग तब कहा जाता है जब वे दोनों एक दूसरे को देख रहे हों, और उसमें दूसरी कंडीशन यह है कि जो धीरे चलने वाला ग्रह है उसकी डिग्री ज़्यादा होनी चाहिए और जो शीघ्र चलने वाला ग्रह है उसकी डिग्री कम होनी चाहिए, ताकि भविष्य में वे दोनों ग्रह समान डिग्री पर आ सकें, तो उन दोनों का प्रभाव पूरी तरह एक दूसरे को मिलेगा। जैसे स्क्रीन पर जो कुंडली आ रही है इसमें आप देखिए शुक्र जो है वह मंगल से तेज चलता है, तो शुक्र की डिग्री यहाँ कम है और मंगल की डिग्री यहाँ ज़्यादा है, और दोनों ग्रहों में दृष्टि है, तो ये दोनों ग्रह इत्साल योग बना रहे हैं। और यह लग्नेश और सप्तमेश में इत्साल योग है। सा योग यदि वर्ष कुंडली में बनता है तो उस वर्ष विवाह के प्रबल योग होते हैं। यह योग बहुत ही प्रभावशाली है। यदि बाकी चीज़ें भी अनुकूल हुई तो उस वर्ष विवाह निश्चित ही होता है। अब इसमें साथ में यह भी ध्यान रख लेना चाहिए कि जो ग्रह इत्साल योग बना रहे हैं
वे ग्रह निर्बल होंगे, पीड़ित होंगे, अन्य क्रूर ग्रहों से दृष्टियुत होंगे तो योग के फलों में बहुत कमी हो जाएगी।